इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह मीटिंग करने जा रहे हैं। वजारत दाखिला में आज शाम 4 बजे ये मीटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस मीटिंग में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा इस मीटिंग में। इसके अलावा तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। काफी अहम ये खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शाम 4 बजे मीटिंग करेंगे। वजारत दाखिला में शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा शामिल होंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा और इसके अलावा तरक्याती मंसूबों का भी इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज शाम 4 बजे मीटिंग होने जा रही है वजारत दाखिला में। कौन कौन से जो जम्मू कश्मीर के ओहदेदारान हैं इस मीटिंग में शामिल होंगे और किन बातों पर इस मीटिंग में गौर-ए-खौज किया जाएगा? देखिए, आज शाम 4 बजे ये मीटिंग होने वाली है मुनज़्ज़ा होम मिनिस्ट्री में, और माना जा रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह इस मीटिंग को चेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन को उसको असेस किया जाएगा, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी शामिल होंगे और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर ऑफिशियल्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और जो करंट सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमने ये भी देखा है कि हुर्रियत लीडर जिलानी के इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर के कोई लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू कोई इंसान सामने नहीं आया है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर रिव्यू किया जाएगा और वहीं डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी माना जा रहा है कि रिव्यू किया जाएगा कि उनमें तेजी लाई जानी चाहिए। और ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो समय समय पर की जाती रही हैं पहले भी। और जिस तरह की इनपुट से ड्रोन्स को लेके कि ड्रोन के जरिए जून के महीने में एयरबेस जो एयरफोर्स का वहां पे स्टेशन है उस पर अटैक भी हुआ था, तो उन पहलुओं को भी फैक्टर इन किया जाएगा और तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में शाम 4 बजे बातचीत होगी। इसमें माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ओवरऑल सिचुएशन जम्मू कश्मीर को उस पर चर्चा होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। वहीं शैलेंद्र, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान हैं और ख़ास तौर से फारूक अब्दुल्ला ये बयान देते हुए नज़र आए कि वो जो है इंतखाबात के लिए तैयार है, सियासी पार्टियां इंतखाबात लड़ना चाहती हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो जाहिर तौर पर इस पर अभी काम चल रहा है। हम जानते हैं कि अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका अभी वहां पर काम जारी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ही तय करता है कि इलेक्शन वहां पर कब होंगे, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन जो कंड्यूसिव हो और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिहाज से जो भी इंतजाम किए जाने चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन लगातार मीटिंग्स करता भी रहा है। पिछले दिनों हमने मीटिंग्स उनकी देखी भी वहां पर हुई हैं, तो उसके बाद ये तय होगा। हालांकि जो करंट सिनेरियो है जिसमें अफगानिस्तान में बदलाव हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर भी होगा, इसको लेकर भी एजेंसीज लगातार कंसर्न जताती आ रही हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी पुख्ता रिपोर्ट नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे भी होगा। बिल्कुल ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि इम्पैक्ट होगा। वहीं लेकिन हमने ये भी देखा कि मेन स्ट्रीम लीडर्स महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, तालिबान के हवाले से बयान देते हुए भी सुनाई दे और मुस्बत बयान तालिबान के हवाले से दिए हैं सियासी लीडरान ने। बिल्कुल हमने कल ही देखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं तालिबान को लेकर, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान की अपनी राय हो सकती है। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो लगातार अफगानिस्तान के बदलते हालात पर नजर बनाई हुई है सरकार ने। कल भी एक मीटिंग हुई है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें जयशंकर विदेश मंत्री उस बैठक में शामिल हुए। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट को चेयर करेंगे और माना जा रहा है कि काउंटर टेररिज्म के तहत अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा होगी। जाहिर तौर पर कश्मीर के लीडर्स अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए इस तरह के बयान देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो ऐसे में उनके बयानों को इंडिया के पोजीशन से जोड़कर देखना शायद सही ना हो। हालांकि उसको लेके क्रिटिसाइज भी किया गया है इन बयानों को जो महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान सामने आए हैं। लेकिन
सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, आपको ये भी बता दें कि हमने कल ही एक रिपोर्ट हमने चलाई थी न्यूज़ 18 पे, जिसमें ये कहा गया था कि नॉर्थ कश्मीर में जो विदेशी टेररिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ गया है जी। जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर में। इस तरह की खबरें इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं और जाहिर तौर पर उन तमाम चीजों को आज की इस बैठक में जो शाम 4 बजे होने वाली है उसमें डिस्कस किया जाएगा। हालांकि इसकी डिटेल सामने नहीं आएंगी, लेकिन कुछ जो कुल मिला के जो सिचुएशन है हालात की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हुकूमत के जरिए अमन कानून को मुस्तैद बनाने और शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भले ही कितने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मध्य प्रदेश के देवास में हुजूमी तशद्दुद का एक और मामला सामने आया है। बस में सफर करने वाले लड़के की लव जिहाद के शक में भीड़ के जरिए पुलिस के सामने पिटाई की गई। हालांकि जब तफ्तीश की गई तो दोनों एक ही मजहब के निकले। लड़का और लड़की दोनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बलिया से है। दोनों अपने घर से भाग गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के बाद एमपी देवास पुलिस को बताया गया। देवास पुलिस जब तक उनके पास पहुंचती, दोनों गुजरात जाने वाली बस में सवार हो चुके थे। भीड़ के जरिए दोनों को भुनरासा गांव के पास उतारकर भीड़ के जरिए पीटा गया। पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में कामयाब हुई। पुलिस के जरिए 3 अफराद के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है, जबकि 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो 2 रोज कब्ल का बताया जा रहा है। वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। अपराधी चिन्हित हुए हैं, शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में शरपसंद अनासर बेलगाम होते जा रहे हैं। नीमच, देवास, इंदौर, रेवा के बाद राजगढ़ में हुजूमी तशद्दुद का मामला सामने आया है। बलूटपोरा नरसिंह जिला राजगढ़ के साजिद के गुज़िश्ता शब भी हुजूमी तशद्दुद का वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो हाईवे से गुजर रहे थे। साजिद को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है, जहां एक मकामी अस्पताल में साजिद का इलाज जारी है। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने रियासत में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के लिए हुकूमत के वजीरों के बेतुके बयान को जिम्मेदार ठहराते हुए शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। हुजूमी तशद्दुद का शिकार साजिद, उनके घर वाले और भोपाल एमएलए आरिफ मसूद कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुझे मालूम नहीं सर क्यों मारा मेरे को। क्या हालत है आपकी? सिर्फ नाम पूछा और मारने शुरू कर दिया। अभी का सिर में भी चोट है आपके, है ना? जी सर, सिर बहुत जोर से दुख रहा है। और क्या हाल है? सीना, पैर में, पैर और कमर में भी चोटें हैं क्या? क्या बताया डॉक्टर ने आपको अभी? आपको कुछ जानकारी है कि क्या घटना हुई इनके साथ? ये घटना हुई रात को जी 10 बजे के करीब। ये गए थे नरसिंहगढ़ से, बलबटपुरा से, वार्ड नंबर 15 से। जी तो ये गए थे एक से पैसे लेना थे, तो उसके पैसे लेने। तो ये अपने राज पैलेस होटल के सामने उजांग बैंक, कापे इंडिया बैंक के पास गली में बगुची वाले इसको रुकवाया। रुकवाने के बाद में इससे पूछा कि कहाँ का है, तो क्या बलबटपुरे का। नाम वाम पूछा इसका, तो इसने बताया। तो इसको दाढ़ी और वो टोपी देख के मारने लग गए। सरकार टोटल झूठ और फ्रॉड काम कर रही है। और मैं शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूँ इंदौर के चूड़ी वाले कांड से कि मेहरबानी करके सरकार के मंत्री संयमित बयान दें और कार्रवाई करें। और शिवराज सिंह जी अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि हम कानून के मुहाफिज हैं। अगर वो कानून के मुहाफिज हैं तो नीमच में जिस तरह से घर ढा दिया गया, सतना बाकी है, इंदौर बाकी है, राजगढ़ कल हुआ है, इन तमाम मॉब लिंचिंग करने वालों के घर कब ढाए जा रहे हैं। जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो ये बात स्पष्ट है, ये मेरा सीधा आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ये सारा काम चल रहा है।
भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बस में सवार लड़का लड़की को पुलिस के सामने पीटा जाता है, क्या वजह है इसकी कि पुलिस के होते हुए भी लोगों में कोई खौफ नहीं है? मुनज़्ज़ा, जो आपने बस वाले का वाक़या का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बलिया से, जो बच्चे एक लड़का और लड़की वहां से भागे थे और यूपी पुलिस की ने जो है मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर उसको ट्रेस करके देवास पुलिस को बताया था। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि एक स्टेट की पुलिस से दूसरे स्टेट की पुलिस से बात होती है, पुलिस के पहुंचने से पहले हुजूमी तशद्दुद करने वाले वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने मारपीट होती है, सारा वीडियो दिखाई देता है। लेकिन पुलिस ने उस मामले में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें 3 लोग जो है नामजद है, बाकी 15 लोग नामालूम बताए जाते हैं। इस मामले पर वज़ीर दाखिला ने सख्त जो है कार्रवाई करने की जो है हिदायत दी है। और वहीं पर अगर हम जो है राजगढ़ के बलवतपुरा नरसिंहपुर की बात करें, जो रात में मामला पेश आया है, उसमें हुजूमी तशद्दुद सिर्फ नाम पूछकर पेश किया गया और साजिद को इतनी चोट आई कि उसको भोपाल इलाज के लिए रिफर किया गया है। उसमें भोपाल एमएलए ने साफ तौर पर हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराया। उनका कहना है कि जब तक हुकूमत के लोग जो है इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, तब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे। तो सिर्फ अगर हम पिछले 22 अगस्त से बात करें, अब तक मध्य प्रदेश में 9 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। हुकूमत बातें कर रही है, कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन ये मामले रुक नहीं रहे हैं। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल मेहताब आलम, और जहां पर सियासी लीडरान के जो बयानात हैं वो ज़्यादातर लव जिहाद के रिलेटेड होते हैं, तो लोगों में भी जो है इन बयानात की वजह से इस तरह का गुस्सा आता है। लेकिन क्योंकि कोई बयान जो है इस हवाले से नहीं आता कि जो लोग इस तरह की वारदात अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन शरपसंद अनासर के हौसले बुलंद होते ही जा रहे हैं। जिस तरह से आरिफ मसूद ने भी कहा कि बेतुके बयानों की वजह से भी इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं। मुनज़्ज़ा, इस बात समझने वाली जरूरत है कि देवास में जो मामला पेश आया है, जो लड़के लड़की जा रहे थे, उनको तो लव जिहाद के शक में मारा गया। हालांकि उन दोनों का ताल्लुक जो है एक ही मजहब का है, वो दोनों मुसलमान नहीं है। लेकिन सवाल बुनियादी है कि जो वो लोग जो है जिनको कानून लेने का हक किसने दे दिया, जब यहाँ पे पुलिस है, एक निजाम है, तमाम चीजें। अगर कोई भी मजहब का आदमी है कहीं पे जुर्म करता है तो उसकी सजा देने के लिए कानून है, पुलिस के लोग हैं, वो अपना कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक तबके के एक कमेटी के लोग या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर लोग सड़क पर आ जाते हैं और इस तरह के कारनामे को अंजाम देते हैं और उन पर उनकी अगर जो है सियासी तौर पर कुछ पनाही होती है तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो यहाँ पर जो सारा सियासत जो हो रही है वो कुछ पनाही को लेकर हो रही है कि अगर हुकूमत को जो है चेहरा देखकर कार्रवाई नहीं, बल्कि जो है जुर्म की बुनियाद पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर देवास के मामले को जो लव जिहाद की शक उसमें अंजाम दिया गया, यहाँ पर 3 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया, क्योंकि वीडियो में सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया, 15 लोगों को नामालूम मानते हुए मामला दर्ज किया गया। वहीं पर जो नरसिंहगढ़ राजगढ़ का जो मामला पेश आया बलवतपुरा का, उसमें भी 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी एक जो है वो फरार भी बताया जा रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई करी, लेकिन यहाँ पर कानून की बालादस्ती को कायम करने की जरूरत है और जब तक कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, शरपसंद अनासर पर लगाम नहीं लगेगी। बिल्कुल मेहताब आलम, और जहाँ पर वज़ीर आला हो या फिर निरोत्तम मिश्रा हो, बयान तो देते हैं कि इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन बयानों का भी कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कार्रवाई भी सही से नहीं होती दिखाई दे रही है। वजह यही है कि बढ़ते ही जा रहे हैं हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC त्रिलोचन सिंह दिल्ली में मुर्दा पाए गए। ज़राए के मुताबिक TS वजीर हाल ही में दिल्ली गए थे और आज सुबह वहां मुर्दा पाए गए। ताहम अभी तक उनके मौत की वजूहात की तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस इस केस के ताल्लुक से तहक़ीक़ात कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत को झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना ने जावेद अख्तर की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की थी। जावेद अख्तर ने कंगना पर काबिल एतराज़ बयान का इल्ज़ाम लगाया है।
तो कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना ने जावेद अख्तर की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की थी। जावेद अख्तर ने कंगना पर काबिल एतराज बयान लगाने का इल्जाम लगाया था। हद की इज्जत का पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, कंगना ने जावेद अख्तर की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जावेद अख्तर ने कंगना पर काबिल एतराज बयान का इल्जाम लगाया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर ने जो डिफेमेशन का केस किया था, जहां अंधेरी कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी और कई बार समन भेजने के बाद भी अंधेरी कोर्ट में जो है कंगना रनौत हाजिर नहीं हुई थी, पेश नहीं हुई थी, उसके बाद उस मामले को खत्म करने के लिए कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। वहां पर अपनी बातें रखी थी और कहा था कि उनके ऊपर जो जावेद अख्तर ने केस लगाया है डिफेमेशन का, वो गलत है, उसे पूरी तरह से रद्द किया जाए। हालांकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला लेते हुए कंगना के इस मांग को जो है नकार दिया है। उनकी जो पीआईएल थी उसे डिसमिस कर दिया है। ऐसे में अब कंगना रनौत की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अंधेरी कोर्ट में जो निचली अदालत है जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी और बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के इंतजार में उस कार्रवाई को थोड़ा सा रोका गया था। कई बार समन भेजने के बाद भी कंगना जब अदालत नहीं पहुंची थी, तब वैसे में अब कंगना को जो है अंधेरी कोर्ट में जो है हाजिर होना होगा। अब कितने तारीख को वहां पर हाजिर होना होगा ये अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे में ये बड़ा झटका कंगना के लिए कहा जा रहा है। कंगना रनौत को बहुत बड़ा झटका लगा है। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत के कई वुज़रा करप्शन के इल्जामात में घिरे हुए हैं। बीजेपी ने कई मामलों पर महाज खोल रखा है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार और महाराष्ट्र के वज़राला उद्धव ठाकरे के बीच आज मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मौजूदा सियासी मंजरनामे पर, एमवीए हुकूमत के हक़ों और रहनुमाओं की नाराजगी और मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मंदिर खोलने और तीसरी लहर से बचने के इंतजामात पर भी बातचीत होगी। वसीम अंसारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। वसीम, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच आज अहम मीटिंग होने जा रही है। देखिए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो आज मुलाकात है ये काफी अहम मुलाकात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक चहल पहल देखने को मिली है और कई तरह के नए चीजें सामने आई। तो ऐसे वक्त में ये जो बैठक है काफी अहम बैठक है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई जो मंत्री हैं उनसे भी, उनके लिए भी बाकायदा कई तरह के जाल बिछा चुकी है और कई लोग कहा जा सके कि उनके इस करप्शन के आरोप है और कई लोग कहा जा सके कि उनके इस करप्शन के आरोप में फंस भी चुके हैं। खास करके जिस तरह से देखा गया है, जब से सरकार बनी है महज 2.5 साल हुए हैं, लेकिन इस 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2 मंत्रियों का इस्तीफा भी ले लिया है। अब भी कई मंत्रियों को लेकर बीजेपी का दावा है कि उनके पास ऐसे बहुत सारे सबूत है जो जनता के सामने रखेंगे, अदालत के सामने रखेंगे और धीरे धीरे वो सारे पत्ते खोलेंगे। जिस तरह से बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, वो अक्सर दावा करते हैं कि अब भी 12 मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में है उनके खिलाफ करप्शन के कई मामले हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स और धीरे धीरे वो बड़ी एजेंसियों के सामने जाके अब इस बात का खुलासा भी करेंगे। लगातार हमने देखा अनिल देशमुख के बाद अब महाराष्ट्र के जो दूसरे मंत्री हैं अनिल परब, उसे लेकर भी उनपे भी किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है और ईडी की तरफ से भी काफी कोशिश की जा रही है कि महाविकास अघाड़ी के कई सारे वुज़रा जिनके खिलाफ जो है बीजेपी ने हंगामा आराई कर रही है और इसी हवाले से इस मीटिंग में भी बातचीत तो होगी। वसीम अंसारी, बेहद शुक्रिया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार सजा। रियासत भर से आए अवाम की योगी आदित्यनाथ ने शिकायतें सुनी और मुतल्लिका अफसरान को अवाम की शिकायत दूर करने और उनकी शिकायतों के अजाले की हिदायत दी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।